हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केओरा। आप सबका स्वागत है टॉक शोज़ के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम डोमेन एक्सपर्ट्स को विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं विभिन्न विषयों के ऊपर बात करने के लिए। आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभर कर आया है। मुद्दा है साउथ चाइना सी, ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट। आपस में बढ़ती हुई गर्मागर्मी और पीछे ही चाइना ने कई बार अपने फाइटर एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में भेजे और ज़ी के कुछ स्टेटमेंट बहुत ही प्रोवोकेशन भरे आए कि हम चाइना हमारा हिस्सा है और चाइना को हमारे पास आना ही होगा। जैसे भी हुआ हम उसको चाइना को एनेक्स कर लेंगे। फिर बाद में कहते हैं हम शांति से करने की कोशिश करेंगे। अ, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो कि दुनिया को परेशान करने वाली हैं। मेरे हिसाब से चाइना और ताइवान इस टाइम दुनिया के लिए एक बहुत बड़े ट्रिगर पॉइंट हैं। इस ट्रिगर पॉइंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये ट्रिगर पॉइंट कब बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाएगा, पता नहीं है। दूसरी बात, ये सारी की सारी मेजर लड़ाई कहीं न कहीं घूम फिर के सेमीकंडक्टर चिप्स पर आती है, जो दुनिया का नया ऑयल है। और क्योंकि चाइना इतने सालों की मेहनत के बाद भी सेमीकंडक्टर चिप्स की जो ख़ास तौर से जो बहुत छोटे क्या कहते हैं ना माइक्रो लेवल के जो चिप्स होते हैं, मैं टेक्निकली उतना साउंड नहीं हूँ, उसको बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है और लो लेवल के चिप्स ही वो बना पाते हैं। तो हाई लेवल चिप्स पर करीब-करीब 65% या 63% की मोनोपोली टीएसएमसी की है, ताइवान की सेमीकंडक्टर चिप्स की जो कंपनी है। और चाइना की और उनकी पर कैपिटा इनकम में भी फ़र्क है। चाइना करीब-करीब जहाँ 10-12 हज़ार के आसपास है पर कैपिटा में, ताइवान जहाँ तक मेरी जानकारी है करीब-करीब $30,000 के आसपास उनकी पर कैपिटा इनकम है। और वहाँ पर चीज़ें चाइना की अपेक्षा बेहतर हैं बहुत सारे डोमेन्स के अंदर। तो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए श्री देवर्षि बराट, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। देवर्षि बराट कॉर्पोरेट लॉयर हैं, इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं उनके बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं और बहुत बड़े-बड़े इनको अवार्ड्स भी मिले हैं और अचीवमेंट्स भी हैं। अभी फ़िलहाल उसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ कि जी। देवोक्षी साहब, अ, ये अल्टीमेटली चाइना, ताइवान, साउथ चाइना सी, ये मुद्दा क्या है? दर्शकों को ज़रा हमारे बताइए ज़रा थोड़ा-सा। देखिए, आप जो जैसे सही बोल रहे थे, एक तो है पॉलिटिकल रेटरिक के लेवल पे उस स्तर पे जो होता है चाइनीज़ नेशनलिज़्म का असर्शन जो अ, होता है साउथ चाइना सी पे से vis-a-vis जापान और यहाँ पे ऑब्वियसली ताइवान के हिसाब से या हांगकांग के हिसाब से जब भी जो पिछले साल हम देखे सेल्फ आइडेंटिटी आत्मसम्मान ज़ी जिनपिंग जो इंक्रीजिंगली असर्ट करते जा रहे हैं। उनका भी डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनका कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उनका लेजिस्लेटिव इलेक्शंस भी हो रहा है, वहाँ पे उनका शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड आप जो सही बोल रहे थे कि ताइवान के हिसाब से मे बी सेमीकंडक्टर चिप्स जो अभी न्यू ऑयल हुआ है अ, ये हो रहा है। ऑन द अदर हैंड साउथ चाइना सी में ये सेनकाकू आइलैंड्स या डियाओ आइलैंड्स जापान का है या चाइना का है या इवन ताइवान का है या वियतनाम का है, ये तो बहुत दिन से चल रहा है। मगर ये खाली नेशनलिज्म का प्रोजेक्शन का बात नहीं है, ये रिसोर्स कंट्रोल का बात है। तो ये जो वो साउथ चाइना सी का नेवल राउट है, वहाँ पे 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल शिपिंग राउट्स वहीं पे गिरता है। तो बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है यूएस के लिए भी। इसीलिए यूएस कूद पड़ते हैं हर बार जो होता है, नॉट जस्ट जापान को प्रोटेक्शन देने के लिए, मगर यूएस शिप्स भी है, यूएस ट्रेड राउट्स भी है वहाँ पे। सो ये कनेक्टिविटी विद इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट राउट है। तो इसीलिए चाइना भी अल्टीमेटली क्या कर रहा है? अभी चाइना हरबनटोटा पोर्ट श्रीलंका में कर रहा है। अभी यहाँ पे लैंड कॉरिडोर पे पाकिस्तान के थ्रू कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहा है। तो ये एनसर्कलमेंट जो हो रहा है, ये खाली इंडिया के विपक्ष जाने के लिए नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली। ये पूरा टोटल ट्रेड इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए हो रहा है। तो यही हम लोग देख रहे हैं, मगर पॉलिटिकल रेटरिक में ये मास्क्ड होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे, आप जो सही बोल रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे लग रहा है कि हांगकांग में जो हुआ प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट
हो रहा है, चाइना एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास कर रहा है, ताइवान का जो एयर स्पेस पे इंकर्शंस कई महीनों से हो रहा है। एक्चुअली अभी ये नेशनल डे ताइवान के लिए अभी एक्चुअली मिलिट्री जेट्स वॉर प्लेन्स अभी एंटर किए हैं। तो ये क्या है, मतलब ये तो थ्रेट्स ही है ना। यूएस क्या रिस्पॉन्ड करेंगे ये इंटरेस्टिंग होगा, मगर उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। हाँ जी। अब यहाँ पर खास तौर से अमेरिका जो है हर हाल में ताइवान को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और किसी भी हाल, ये हांगकांग नहीं है जहाँ पर कोई समझौता हो गया और उसको चाइना फिर अपने कब्जे में पूर्णतः ले लेगा। ताइवान का केस थोड़ा सा अलग भी है। एकदम। तो ताइवान, जैसे मैंने पहले कहा, कि एक ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है किसी भी चीज के लिए। अगर चाइना की तो जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, विस्तारवादिता जो उसकी जो पॉलिसी है, वो सबको पता है, चाहे वो हमारे मुल्क के साथ में हो या बाकी मुल्कों के साथ में हो, इवन भूटान के साथ में हो, नेपाल के साथ हो, ऊपर मंगोलिया, और अगर उसके खास तौर से वेस्टर्न बॉर्डर पे जाके देखा जाए तो जहाँ पर वो सॉरी सोवियत यूनियन से टूटे हुए जो देश हैं वो हो गए सारे, तुर्कमेनिस्तान तो नहीं आएगा उसमें, ताजिकिस्तान वगैरह हैं, उज्बेकिस्तान वगैरह के, तो ये सेंट्रल एशियन जो वहाँ से, वहाँ भी उसके डिस्प्यूट्स हैं। दरअसल कोई देश ऐसा है ही नहीं जिसके साथ डिस्प्यूट ना हो उसका, जो लैंड डिस्प्यूट होते हैं देखा जाए तो उसकी जो विस्तारवादिता की जो नीति है, ताइवान उसमें बिल्कुल फिट होता है। पर क्या वो ताइवान को हांगकांग की तरह ट्रीट कर पाएगा? हांगकांग की तरह ट्रीट कर शायद नहीं पाएगा मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ कुछ फंडामेंटल वजह आप जो बोल रहे थे। कि एक तो है कि हांगकांग के साथ जो समझौता था विद ग्रेट ब्रिटेन इन द पास्ट, अभी जो 1997 में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ ग्रेट ब्रिटेन के साथ, जब हैंड बैक हो गया हांगकांग, फिर समझौता किए कि 50 साल कुछ इंटरफेरेंस नहीं होगा, टू द एक्सटेंट कि एक सेमी ऑटोनोमस रीजन ही रहेगा हांगकांग, एंड इट विल बी वन कंट्री टू सिस्टम्स का पॉलिसी जो है। तो तब चाइना रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ा कम था इवन 97 पे। अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गया है। एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ क्यों बोल रहा हूं दिनेश जी, क्योंकि ये भी परसेप्शन का बात है, मगर ये थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी है कि चाइना अभी देखा कि अफगानिस्तान में यूएस विथड्रॉल हो गया है, बाइडेन ज्यादा फेवर में नहीं है अबाउट एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज, अबाउट यूएस इन्वॉल्वमेंट इन अदर कंट्रीज। सो चाइना को पता है। और अल्टीमेटली हांगकांग में क्या है, मतलब एक्चुअल वजह क्या है चाइना को असर्टिव होने के लिए। एक तो हांगकांग का फाइनेंशियल मार्केट्स का बात है, और वहां पे लॉट ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स का और चाइनीज युआन का ट्रेडिंग चलता रहता है। तो ये एक इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, मगर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो हिस्टोरिकल है। ताइवान के हिसाब से भी सिमिलर है, मगर ताइवान में पूरा मिलिट्री टेक ओवर शायद नहीं होगा, या वॉर नहीं होगा यूएस के साथ। ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो यूनिक नुआंस है इसी वजह से। उसके बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं बताऊंगा, नहीं तो अभी बताऊंगा जी। नहीं, आप जारी रखिए, आप जो भी कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, यूएस का जो न्यू इंपीरियलिज्म पॉलिसीज होता है मिडिल ईस्ट पे या दूसरी जगह पे, तेल के हिसाब से, ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बहुत डिफरेंट है। वहां पे एक बार रिसोर्स आपके कंट्रोल पे आ गए तो आप मैनेजमेंट को रिप्लेस करके टेक ओवर हो सकता है। ये टर्न की एस्पेक्ट जो होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, वो मुमकिन नहीं है। बहुत हाई टेक इंडस्ट्री है, जो नैनो टेक्नोलॉजी यूज होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जो वेफरिंग होता है, लेयरिंग होता है, जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होता है। आप जो बोले कि टीएसएमसी जो ताइवानीज कंपनी है, वो मार्केट लीडर है। एंड खाली चाइना नहीं, या खाली यूएस भी नहीं, एक्चुअली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंडेंट है ये ताइवानीज इकोनॉमी के ऊपर, ताइवानीज कंपनी के ऊपर, ताइवानीज टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अगर ताइवान का चाइना के कंट्रोल पे आ गए, पूरी दुनिया के लिए तो ये बैड न्यूज होगा, मगर चाइना के लिए ज्यादा एडवांटेज नहीं हो पाएगा, बिकॉज उनके पास नो हाउ टेक्नोलॉजी नहीं है वो एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये ऑयल फील्ड नहीं है कि आप ड्रिलिंग, एक बार कंट्रोल पे आ गए कि ड्रिलिंग ऑपरेशंस आप ही कर लो और प्रॉफिट जनरेट करो।
या टेक्नोलॉजी आपके पास आ गया, आपको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देखना होगा, और वो अनलेस आप ताइवानीज टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट, एम्प्लॉयज, रिसोर्स पर्सनल, इनके कोऑपरेशन अगर नहीं मिला तो ये हो नहीं पाएगा। अगर अगर हॉस्टाइल टेक ओवर हो गया, अगर वॉर भी नहीं हुआ, तो ये ऑब्वियसली एक डिसअफेक्शन या डिफेक्शन होगा कि ताइवान बोलेंगे या ताइवानीज नेशनलिस्ट बोलेंगे कि नहीं, हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। चाइना टेक ओवर किए, बाय मिलिट्री स्ट्रेंथ कुछ कर नहीं पाएंगे ना, ये नैनो टेक्नोलॉजी, ये ब्रूट स्ट्रेंथ से कुछ हो नहीं पाएगा। जी देवर्षि, साउथ चाइना सी के अंदर जो कॉन्टिन्यूस डिस्प्यूट है इस टाइम बहुत सारे देशों के साथ, जिसमें हाँ जापान जी, के साथ भी और बाकी देशों के साथ है, और कई एक आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना दिए गए हैं, खास तौर राइट। से वो मिट्टी डाल डाल के चाइना ने, सिर्फ हम्म, इसलिए कि उसको 200 करीब माइल का उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है। तो हम्म, चाइना तो सारे हथकंडे अपना रहा है, देखा जाए तो किस ढंग से साउथ चाइना सी के ऊपर अपना पूर्ण प्रभुत्व बना लिया जाए, एकदम। और हाँ जी, जिसके कारण से उसके आसपास के जितने भी वहां देश हैं वो सारे के सारे ये या उनको एंटेगोनाइज कर रहे हैं। अब समस्या ये पैदा होती है कि यही सारे देश उसके आरसीईपी के मेंबर्स भी हैं, हम्म, यही सारे हम्म, देश उसकी जो प्रगति है उसके अंदर, जैसे कि एक पॉपुलर सेइंग है कि जब आप एक मोबाइल को असेंबल करते हैं, इट क्रॉसेस द बॉर्डर 100 टाइम्स। ये एक हम्म, फेमस सेइंग है आज की डेट में। हम्म, और हम्म, जब वो 100 टाइम्स की बात होती है तो वो बॉर्डर फिर वियतनाम का भी है, ताइवान का भी है, और कोरिया का भी है, और बाकी देशों का भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंट्री का, बहुत सारे देश हैं जो उसमें सहयोग करते हैं। तो इन हालातों में क्या चाइना, अब जबकि उसकी इकोनॉमी नीचे डाउन होनी शुरू हो रही है, थोड़ी सी पिंच होनी शुरू हुई है, जहां पर उसके पावर क्राइसिस हैं, एवरग्रांड क्राइसिस हैं, बाकी इतने सारे क्राइसिस हैं, तो क्या चाइना इतनी अभी हिमाकत करेगा कि एक क्राइसिस और पैदा कर ले अपने लिए? क्राइसिस अपॉर्चुनिटी भी होता है ना जी। तो अभी ये क्राइसिस को कैपिटलाइज करने के लिए जो प्यूटिन किए थे क्राइमिया के समय 2014 में, ऑब्वियसली लॉट ऑफ पॉलिटिकल ऑपोजिशन तो तब भी आए थे। इट वाज इंटरनेशनल एक्ट ऑफ अग्रेशन था, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट था ये। जो परसेप्शन का माहौल पे तो बहुत डीप एक इम्पैक्ट हुआ था रशिया के ऊपर, मगर प्यूटिन स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेट करके ही ये एनेक्सेशन का डिसीजन लिए थे। प्यूटिन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट डोमेस्टिक ऑडियंस पे भी हो रहा था रशियन मेनलैंड पे, एंड क्राइमियन पेनिनसुला, एंड इन मॉडर्न डे यूक्रेन, वहां पे भी हो रहा था। सो प्यूटिन डर रहे थे कि वहां पे अगर प्रोटेस्ट स्पिल ओवर करके रशिया पे भी आ गए, तो उनका जो टक्कर चल रहा था विथ अदर डोमेस्टिक नेशनल लीडर्स, उस पे असर पड़ेगा। तो प्यूटिन बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मीडिया बॉम्बार्ड कर रहे थे रशियन ऑडियंसेस को कि देखो यूक्रेन में क्या हो रहा है या क्राइमिया पे क्या हो रहा है। एक रशियन एथनिक स्पीकिंग पॉपुलेशन भी थे और टाटर्स भी थे फ्रॉम द ऑटोमन ऑक्यूपेशन बहुत साल पहले के। तो वहां पे एक नैरेटिव बिल्ड किए। चाइना भी अभी देखिए, ये कोविड और इकोनॉमिक रिसेशन जो हुआ पूरी दुनिया में, वहां पे भी चाइनीज एक फॉल आउट तो हुआ है। तो जी जिनपिंग का जो पॉपुलैरिटी था इन टर्म्स ऑफ पोल्स, ओपिनियन सर्वेस, वहां पे भी थोड़ा असर पड़ा है। तो ये थोड़ा, ये चेस्ट बीटिंग है, पॉलिटिकल चेस्ट बीटिंग भी है, सिमिलर विथ हांगकांग। बट ताइवान के लिए या साउथ चाइना सी में जनरली, ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स में हुआ या जापान के साथ जो टक्कर होता रहता है, यहाँ पे एक इकोनॉमिक डायमेंशन बहुत बहुत बड़ा एक पीस है इन द जिग्सॉ पजल। तो वो हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड कुछ कुछ कमेंटेटर्स के हिसाब से ताइवान में जो चेस बीटिंग चल रहा है, ये ताइवान के लिए नहीं है, या साउथ ईस्ट एशिया में बाकी का यू नो एशियन कंट्रीज के ऑडियंस के लिए नहीं है, ये यूएस के लिए है। हम्म। सो यूएस के साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा है बहुत दिन से, 2016 से या 2016 के थोड़ा बाद से, ट्रंप के जमाने से, तो तब बहुत इकोनॉमिक सैंक्शंस इधर उधर हुआ है। हम्म। तो अभी फॉर एग्जांपल मेनलैंड चाइना का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी हुआई है। तो हुआई भी चिप्स मैन्युफैक्चर करते हैं।
मगर लो मैन्युफैक्चर लेवल, कर लो लो लेवल। लेवल, एग्जैक्टली लो लेवल चिप्स मैन्युफैक्चर करता है। मेनली वो लोग हुआई भी डिपेंडेंट है ऑन द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट फ्रॉम आइदर यूएस एंड मेनली ताइवान। या तो पहले यूएस सैंक्शंस था, ये ट्रेड वॉर जब चल रहा, सो कॉल्ड ट्रेड वॉर जो चल रहा था, फॉर अमेरिकन कंपनीज ओनली। तो अमेरिकन कंपनीज सोचिए क्वालकॉम या इंटेल, चाइनीज कंपनीज के साथ ट्रेड पे नहीं एंगेज करेंगे, पहले इतना ही था। तो ताइवान के लिए ये कुछ असर नहीं पड़ा था। चाइना एंड हुआई इन पर्टिकुलर 20% मार्केट शेयर ऑफ द ताइवानीज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है। हाँ, तो एक म्यूचुअल डिपेंडेंस का सिचुएशन है, बट ताइवान इज अ स्ट्रॉन्गर पार्टी और ताइवानीज कंपनी इज अ स्ट्रॉन्गर पार्टी। मगर अभी क्या हुआ है, अमेरिकन सैंक्शंस बोल रहे हैं कि अभी अमेरिकन टेक्नोलॉजी किसी भी नॉन यूएस कंपनी भी जो यूज करते हैं वो चाइना के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। ये इम्प्लीकेशन है ताइवान के लिए भी। तो बहुत कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि दिस इज लाइक अ सर्जिकल स्ट्राइक एक्चुअली, बिकॉज जो ऑल्दो ये ग्लोबल ट्रेड सैंक्शन है अगेंस्ट डूइंग बिजनेस विद चाइना एंड चाइनीज टेलीकॉम एंड आईसी कंपनीज, मगर ये एक्चुअली टारगेट है फॉर ताइवान। तो अभी हुआई फॉर एग्जांपल अभी क्रिपल्ड हो गया है। हुआई ताइवान के साथ भी बिजनेस नहीं कर पा रहा है और हुआई यूएस कंपनीज के साथ लाइक क्वालकॉम, इंटेल एटसेट्रा, इनके साथ बिजनेस नहीं कर पा रहा। तो अभी क्या है, हुआई हैज टू रिलाई ऑन द चाइनीज गवर्नमेंट कि आप ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे घुसिए विद स्टेट सपोर्ट। जो आप सही बोल रहे हैं कि ये हो रहा है, मगर बहुत एक्सपेंसिव एंट्री टू बैरियर है, यहाँ पे बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरत है, इसीलिए ये इजी नहीं है। और चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड जो कंपनी है फॉर सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग, वो बहुत लो लेवल का है, आप सही बोल रहे हैं, और वो मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पा रहे, उनका उतना सोफिस्टिकेशन अभी रीच नहीं हो पाया, शायद 2-4 जनरेशन पीछे है फ्रॉम ताइवान। तो ये तो टाइम लगेगा। तो अभी आई थिंक चाइना ये ताइवान को यूज करके यूएस को सिग्नल करना चाहते हैं कि आप ये सैंक्शंस हटाओ, नहीं तो कुछ होने वाला है। ये यूएस फॉरेन पॉलिसी कमेंटेटर्स बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी जो यूएस बहुत साल से करते जा रहे हैं, कि बोला कि हाँ वी वोंट हेजिटेट कि ताइवान पे इंटरफियर करने के लिए या हांगकांग पे इंटरफियर करने के लिए, जो भी दूसरी जगह पे भी इंटरफियर करने के लिए, मगर एक्चुअली शायद करेंगे नहीं, जस्ट शो ऑफ स्ट्रेंथ बोलने का बात है। और जान पूछ के एक एम्बिग्युइटी रखते हैं, अनसर्टेनिटी रखते हैं कि अच्छा हम कर भी सकते हैं मगर करेंगे नहीं, शायद करेंगे, देखेंगे। चाइना भी ये कर रहा है अभी। चाइना का जो शो ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है, ये 100 माइल का तो डिफरेंस है वो ताइवान स्ट्रेट और मेनलैंड चाइना के बीच में। तो अगर चाइना चाहते हैं, 7th फ्लीट का प्रेजेंस जो है यूएस का, वो होने के बावजूद भी कुछ कर सकते हैं, मगर अभी तक किए नहीं ना। ये बहुत साल से, बहुत डेकेड से ताइवान और चाइना के बीच में एक एक उनके हिसाब से एक कोल्ड वॉर टाइप्स चलता है, मगर एक को डिपेंडेंस भी चलता है। अभी सडनली क्या हुआ है, क्यों? ये टाइमिंग का बात है। तो एक तो मेरे हिसाब से परसेप्शन के स्तर पे ये अफगानिस्तान या रिलेटिव यूएस वीकनेस, यूएस डिक्लाइन जो होते जा रहा है कई सालों से, उस पे कैपिटलाइज कर रहा है। और कॉरेस्पॉन्डिंगली चाइनीज अग्रेशन, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी जो है, आप सही बोल रहे थे, तो उसके उस कहानी के मुताबिक ये बहुत कंसिस्टेंट है। मगर यूनिकली ये सेमीकंडक्टर जो 21st सेंचुरी के लिए आर्ग्यूबली सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आपका जो हम लोग सामान यूटिलाइज करते हैं, एंड इन खाली फोन्स और लैपटॉप्स के बात नहीं है या 5G टेक्नोलॉजी का बात नहीं है, इवन मॉडर्न वॉरफेयर जो है, यूएस को जो टैंक्स है, बैटलशिप्स है, सब तो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भरशील है। तो हाँ जी, तो ये सेमीकंडक्टर का जो इंडस्ट्री जो कंट्रोल करेगा, they will become a leader and they will stay a leader. So China is emerging. It is catching up with the US. If
बहुत जन बोलेंगे कि चाइना हैज ऑलरेडी कॉट अप विद द यूएस, मगर ये इंपॉर्टेंट गैप रह गया है चाइना और यूएस के बीच में। ये गैप जो ये क्लोज करना चाहेंगे चाइना, तो ये हो इसमें रहा है आई थिंक ताइवान का थिएटर यूज करने के। इसमें क्या है कि अमेरिका अब काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल है कि टीएसएमसी को सब्सटेंशियल रूप के अंदर अमेरिका में शिफ्ट कर दिया जाए, और जितने भी राइट, नए प्लांट्स आ रहे हैं इस टाइम टीएसएमसी के, वो अमेरिका में ही आ रहे हैं। और राइट, वहाँ पे उन्हें प्रोटेक्शन भी है, इंसेंटिवाइजेशन भी है, एवरीथिंग इज देयर, एंड राइट, मेजर मेजर इन्वेस्टमेंट्स विच टीएसएमसी हैड डिक्लेयर्ड अराउंड $100 billion in next 3 years. I think that एकदम, is being poured into America, not into the Taiwan actually. राइट, और मे बी शायद ये अमेरिका की स्ट्रेटजी होगी कि धीरे धीरे तुम अपना जितने यहाँ के बेसिस हैं वहां पर शिफ्ट कर दो, ताकि हम्म, कल को किसी एनेक्सेशन की पोजीशन में इनके हाथ में कुछ लग ना पाए, और आपके सारे सेंटर्स जो हैं वो वहां पर काम करते रहें एक आपकी एकदम, इंडस्ट्री के रूप में अमेरिका के अंदर। हम्म, इंडिया से भी बात हो रही है कि शायद कोई सेंटर वो खोले, लेकिन फिर वही भारत चाइना को भी नाराज नहीं करना चाहता कि मैं हम्म, रिटेलिएशन आता है कि आप मेरे दुश्मन के साथ कोलैबोरेशन करके और ताइवान इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो पीछे काफी बातचीत आई थी इस बारे में कि ताइवान विल इन्वेस्ट इन इंडिया, लेकिन अब इंडिया अगर 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगा भी लेता है, जो मुश्किल से 5, 6, 7, 8 बिलियन डॉलर होते हैं, तो हम्म, 7-8 बिलियन डॉलर से तो फिर कोई ऐसा सेमीकंडक्टर चिप्स का कोई ऐसा रिसर्च वगैरह तो कुछ होता नहीं, सिवाय इसके कि एकदम, ताइवान विलिंगली कुछ आके अपने दान दक्षिणा करके आपके यहाँ कुछ आके बना ले तो बना ले। तो हम हम्म, तो बेसिकली ना डिजाइनिंग में है ना फैब्रिकेशन में है, फैब्रिकेशन तो हम्म, जीरो है बिल्कुल ही, जिसे फाउंड्री हम्म, कहते हैं। और हम्म, जो डिजाइनिंग है थोड़े बहुत हैं, लेकिन उसको हम वर्ड मैप पे तो कहीं काउंट करते नहीं फिलहाल तो देखा जाए तो। हम्म। आप और कौन सा ट्रेंड इमर्ज होते देखते हैं, खास तौर से चाइना, ताइवान और साउथ चाइना सी के कॉन्टेक्स्ट में जो ट्रायंगल है ये? कोई नया ट्रेंड आप देख रहे हैं, कोई नया खतरा देख रहे हैं, कोई नई ट्रेड का एक इंडिकेटर्स देख रहे हैं, ऐसा क्या चीज़ है आपको जो नज़र आ रहा है इस समय? दिस इज़ आरसीई माय लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। तो आरसीईपी का के हिसाब से आप जो सवाल पूछे ना कि ये थोड़ा परप्लेक्सिंग है कि चाइना अ, ये नेबरिंग कंट्रीज को एंटागनाइज क्यों कर रहे हैं। पॉलिटिकल फॉल आउट तो होगा ही, और एट द सेम टाइम ये ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन करवा रहा है, ये ट्रेड कोऑपरेशन भी चल रहा है। तो ये तो मल्टी लेवल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चल रहा है, जो चाइना अभी मास्टर है उस गेम पे। तो चाइना को पता है कि एक लेवल के नीचे जो हॉस्टिलिटी जाने नहीं देंगे। जी। मगर एक एक चीज है, दिनेश जी, ये बोलना चाहूंगा, इसके बारे में मुझे आंसर्स नहीं है, मैं खाली पॉइंट रेज कर रहा हूं। हम जो बात कर रहे हैं ये खाली रैशनल रिस्पॉन्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूएस। आप जैसे बोले कि यूएस फॉरेन पॉलिसी मेक सेंस कि ताइवान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, बिल्डिंग फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और डिजाइन, जो जिसको बोलते हैं कि फैबलेस, जो यूएस कंपनीज 70% मार्केट शेयर, ग्लोबल मार्केट शेयर कंट्रोल करते हैं एज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। मगर मैन्युफैक्चरिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तर ताइवान में ही है। ये अगर शिफ्ट हो गया यूएस में, व्हाइट हाउस का एक रीसेंट अनाउंसमेंट पिछले साल हुआ था कि 20 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, मगर कमेंटेटर्स बोल रहे कि 20 बिलियन से कुछ नहीं होगा। आप जो बोले थे कि 8 बिलियन भी इंडिया में कुछ हुआ, 8 बिलियन भी तो और भी कुछ नहीं होगा, तो 20 बिलियन भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए इंटेल फॉर एग्जाम्पल, उनका मार्केट शेयर गिर गया, बिकॉज इन्वेस्टर्स के हिसाब से इतना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडस्ट्री है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, एज अपोज टू फैबलेस, जो खाली डिजाइन कर होता है, एज अपोज टू फैब्रिकेशन फाउंड्री। तो प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स बहुत ज्यादा है उसमें, बट किसी के ऊपर तो निर्भर करना है। ताइवान इज द आंसर। ये ताइवानीज फाउंड्री अगर यूएस में थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली अगर शिफ्ट हो गया, तो ऑब्वियसली यूएस कंट्रोल आ जाएगा। मगर द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, दिनेश जी, इज इन द रीसेंट फ्यू मंथ्स चाइना का एक इरेशनल अप्रोच भी आ गया है। तो इंडिया के साथ भी जो टक्कर हुआ है, मे बी इट पाकिस्तान को खुश रखने के लिए, मगर अरुणाचल पे जो अग्रेशन है, भूटान नेपाल में जो अग्रेशन है, हाई हिमालयस पे जो अग्रेशन चल रहा है, फिर डोमेस्टिक बिजनेस लीडर्स के ऊपर भी बहुत कुछ एक्शन ले रहा है चाइनीज गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी, अलीबाबा के ऊपर एक एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप।
ये क्यों हो रहा है किसी को पता नहीं। एक तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वेस्ट चाइना पे होते गया बहुत साल से, वो चल रहा है। फॉल आउट है, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन हो रहा है, मगर उतना भी इकोनॉमिक इंप्लीकेशन नहीं है, इसीलिए शायद चल रहा है। तो चाइना उतना भी मेहनत नहीं कर रहा है कि इसका जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो लीक होने के बाद जो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच रहा है, उनको कंट्रोल करने में ज्यादा रिसोर्सेस एक्सपेंड शायद नहीं करेंगे, तो भी चलेगा चाइना के लिए। मगर जितना इरेशनैलिटी आ रहा है, वो जो बिकॉज ऑफ चाइनीज नेशनलिज्म एंड मेनली एस्पाउस्ड बाय जी जिनपिंग, आई थिंक ये ज्यादा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। तो ये अगर होते होते गया, सोचिए 1-2 साल और, तो पता नहीं, प्रिडिक्शन की तरफ से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई डोंट हैव एनी आंसर्स टू दैट, वो थोड़ा देखना नहीं, होगा जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हाँ क्योंकि वी ऑल हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वीक वी डू नॉट नो, and हाँ there जी, can be sudden U-turns and sudden turns which can be very dangerous and fatal for each one of us. So let's not go for those kind of predictions which are in the long term rather, because we don't know what is going to happen in short term even. एकदम तो एकदम एकदम सही बोल रहे हैं। कहते हैं ना, और वैसे भी राजनीति एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना कि उसके अंदर 7 दिन बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो हम्म, ये अब राजनीति भारत की हो या राजनीति बाहर की हो, तो हम्म, ये कहावत तो बिल्कुल सही उतरती है। तो दोस्तों, एकदम इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे विदा आपसे, और देवर्षि बराड़ जी का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने थैंक यू कीमती जी। समय निकाला, वो हमारे साथ आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने हमें, साउथ चाइना सी, ताइवान और चाइना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हमको। तो दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। जाइएगा मत, इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।